हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तालिबान के पास सफेद सोने का खजाना, भारत हो सकता है माला माल। जी हां, चीन की हेगड़ी पर लगेगी लगाम। बताएंगे वो क्या है सफेद सोना। तो वहीं कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकों के बीच बड़ी मुठभेड़ की खबर, जिसके साथ में एक भारतीय जवान को लेकर निराशाजनक खबर है दोस्तों। तो वहीं बताएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अकेले ताल ठोकेगी बीजेपी, पीओके लेगी वापस। बताएंगे क्या है बड़ी खबर, सारी जानकारियां एक लाइन से आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां तालिबान के पास सफेद सोने का खजाना, भारत हो सकता है माला माल, चीन की हेकड़ी पर लगेगी लगाम। बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद भारत के साथ रिश्ते अब काफी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। भारत ने अपने दूतावास को फिर से खोल दिया है। वहीं दिल्ली में अफगान दूतावास में मौजूद अशरफ गनी सरकार के राजदूत भी देश छोड़कर जा चुके हैं। जी हां, भारत ने अफगानिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद को भी जारी रखा है। भारत अभी विनिर्माण उद्योग पर फोकस कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी उसकी नजर है। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना चाहता है ताकि जलवायु के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। भारत के इस सपने को पूरा करने में सबसे अहम भूमिका लिथियम की होगी। जी हां, और इसकी सतत सप्लाई अभी बहुत बड़ी चुनौती है। चीन का लिथियम के बाजार पर कब्जा है, जिससे बैटरी और सेमीकंडक्टर बनता है। भारत की इस जरूरत को अफगानिस्तान पूरा कर सकता है, जो सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम से भरा हुआ है। जी हां दोस्तों, लिथियम की सतत सप्लाई से भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आसानी से रफ्तार पकड़ सकेंगी। चाइना ने अफगानिस्तान के इसी खजाने को देखते हुए वहां पर बहुत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत वाकई में अपनी कूटनीति से बड़े बड़े दुश्मनों को पस्त करता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं बता दें, कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़, एक जवान का बलिदान। बता दें, कुलगाम जिले के मोदेरे गांव में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया है कि शनिवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के मोदेर गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया, जिसके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जहां एक अधिकारी ने बताया है कि पुलिस सेना की 9 RR और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जवानों की संयुक्त टीमें संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। आपको बता दें कि अमरनाथ शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली मुठभेड़ हुई है। 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। ऐसे में ये मुठभेड़ अभी भी जारी है दोस्तों, लेकिन भारतीय जवान जो अपना बलिदान दे चुका है इसमें एक, ऐसे में मानते हैं कि उस बलिदान का बदला बड़े अच्छे से लिया जाना चाहिए। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर बता दें, जहां पीओके वापस लेकर रहेंगे। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अकेले ताल ठोकेगी बीजेपी। बता दें, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है। माना यह जा रहा है कि अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद पहली बार 19 अगस्त के तुरंत बाद होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव तब हो सकती है जब महीने भर चलने वाली अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाएगी। जी हां, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र पर चर्चा करने की हद तक तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस छीनने का वादा किया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं होगा और भाजपा सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की कुल सीटें बढ़कर 114 हो गई, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आती है। हालांकि सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि भाजपा समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ चुनाव बाद गठबंधन के लिए खुली है। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार भाजपा किसी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान विधानसभा चुनाव की तरह ही प्रचार का चेहरा होंगे। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अपने राज्य नेतृत्व से घोषणा पत्र पर विचार विमर्श शुरू करने को कहा है, जिसमें पीओके को वापस लेने का मुद्दा प्रमुखता से शामिल होने की संभावना है। भाजपा अपने घोषणा पत्र में महाराजा हरि सिंह की विरासत का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि पूर्ववर्ती रियासत के हिंदू राजा थे, जिन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला किया था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली अवश्य बताइएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है जम्मू कश्मीर में, तो पीओके हासिल करने में सेकंड भर का समय नहीं लगेगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का आज है 89वां जन्मदिन, जिनके जिक्र भर से ही चिढ़ जाता है चाइना। बता दें, तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का आज 89वां जन्मदिन है। वो दलाई लामा 1959 में तिब्बत से भागकर आए थे और वो तब से निर्वासन में भारत में रह रहे हैं। वो आज भी चीन की आंखों में चुभते हैं। ऐसे में आप लोग दलाई लामा जी को हैप्पी बर्थडे कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री से फोन
फोन पर की बात, एफटीए को जल्द पूरा करने पर हुई चर्चा। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कीर स्टारमर के साथ फोन पर बातचीत की और उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने व लेबर पार्टी की जीत पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा किया। पीएम मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें जल्द भारत का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया। ब्रिटेन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान की सराहना करते हुए दोनों नेता लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने भविष्य में संपर्क में रहने पर सहमति जताई। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको यह भी बता दें, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री जो बने हैं वो जयशंकर जी के मित्र हैं। जी हां, उनका नाम है डेविड लेमी। भारत के लिए बड़ा ही खास संदेश है ये। दरअसल डेविड लेमी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी को अपना दोस्त बताते हैं। इतना ही नहीं, वो भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के पैरोकार भी हैं। इसकी बानगी पिछले हफ्ते लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम में देखने को मिली थी, जब लेमी ने कहा था कि यदि चुनावों में लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपने कार्यकाल के पहले महीने के भीतर भारत का दौरा करने का इरादा रखते हैं। जयशंकर जी ने लेमी को ब्रिटेन का विदेश मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी। जयशंकर जी ने एक्स पर लिखा कि हमारी भागीदारी जारी रहने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की आशा है। जी हां दोस्तों, तो वहीं बता दें, पुतिन के लिए संजीवनी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दुनिया में अलग थलग पड़े रूसी राष्ट्रपति यूं ही नहीं कर रहे बेसब्री से इंतजार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द 8 और 9 जुलाई के रशिया के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल ये पहला द्विपक्षीय दौरा है जहां वे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साल 2002 में रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद से भी ये पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। दोनों देश साल 2000 से वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से ये स्थगित रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे अब क्यों शुरू किया है और तीसरे कार्यकाल में पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए मॉस्को को चुनने की वजह क्या है, जब दुनिया के अधिकांश देशों ने पुतिन से दूरी बनाए रखी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का मॉस्को जाना रूसी नेता पुतिन के लिए बहुत मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती दशकों पुरानी है। इतिहास में जरूरत के समय रशिया हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। खासकर साल 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इसने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत महत्वपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन दिया था। ऐसे में आपको बता दें, यूक्रेन में नाटो के दखल पर बिफरे व्लादिमीर पुतिन दे दी परमाणु हमले की धमकी। जी हाँ, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन देशों के यूक्रेन के पक्ष में उतरने पर बिफरे व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देश सोचते हैं कि मॉस्को ऐसा कभी नहीं करेगा तो यह उनकी गलती है। पुतिन ने इन नाटो सदस्यों को स्पष्ट संदेश दिया है कि यूक्रेन को सैन्य सहायता मुहैया कराने पर उनका रशिया के साथ संघर्ष हो सकता है, जो परमाणु संघर्ष में बदल सकता है। तो वहीं बता दें, ईरान की सत्ता में हो गया बहुत बड़ा उलटफेर। राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी जलील की हुई हार। मसूद पेजेशिकियान होंगे 9वें राष्ट्रपति। आखिर ईरान के इस नए राष्ट्रपति पेजेशिकियान का भारत को लेकर क्या है रुख, दोनों देशों के रिश्तों पर कितना पड़ेगा असर, आपको बता दें, ईरान को इब्राहिम रईसी के बाद नया राष्ट्रपति मिल गया है। मसूद पेजेशिकियान ने शनिवार यानी 6 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने सईद जलीली को बड़े मार्जिन से हराया है। ईरान के रिश्तों को भारत के लिहाज से देखें तो राष्ट्रपति रईसी के शासन में ईरान से काफी अच्छी दोस्ती थी। ईरान के नए राष्ट्रपति की बात करें तो वो एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही ईरान का रुख बता दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे सत्ता में कोई भी आए। बता दें कि इब्राहिम रईसी की मौत से पहले ही भारत के साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर डील हुई थी। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि हमें नया राष्ट्रपति मिल गया है, लेकिन ईरान की विदेश नीति और आंतरिक नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। दोनों ही चर्चाओं में आंतरिक और बाहरी रूप से ईरानी शक्ति को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत ईरान संबंध में कोई बदलाव नहीं होने वाला। जी हाँ, तो वहीं बता दें, कायराना हरकतों से ताइवान को लगातार उकसा रहा है चाइना। कई इलाकों में घुसे चीनी लड़ाकू विमान और सैन्य जहाज। जी हाँ, चीन ने पिछले कुछ महीनों से ताइवान के ताइपे के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि एक बार फिर बीजिंग की सेना ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है। ताइवान MND ने कहा कि 30 चीनी सैन्य विमान और 9 नौसैनिक जहाज शुक्रवार को सुबह 6 बजे और शनिवार को सुबह 6 बजे उसके क्षेत्र के पास सैन्य गतिविधि कर रहे थे। कुल विमानों में से 23 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के विमान ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ में घुसे। जी हाँ, यानी कि लगातार ताइवान को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है।
है चाइना, तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, हमास बंधकों को रिहा करेगा इजराइल। जी हां, उसके साथ युद्ध विराम समेत कई मुद्दों पर बन गई है सहमति। गाजा संकट में बड़ा अपडेट, दरअसल हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर सहमति बन गई है। हमास की ओर से शनिवार को बताया गया है कि हमास इजराइल समझौते के प्रस्ताव में इस बात पर सहमति बन गई है कि सैनिकों समेत सभी इजरायली बंधकों की रिहा किया जाएगा। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमास से जुड़े सूत्र ने कहा है कि डील के पहले चरण में अस्थायी युद्ध विराम, सहायता वितरण और इजरायली सैनिकों की वापसी की गारंटी दी गई है। इन सब के बीच समझौते के दूसरे चरण को लागू करने के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रहेगी। जी हां, हमास सूत्र ने रॉयटर्स को बताया है कि हमास ने यह मांग छोड़ दी है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इजराइल स्थायी युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध हो। जी हां, तो वहीं बता दें हमारे साथ नीतीश कुमार और नायडू। जी हां, मोदी सरकार के जल्द गिरने के लालू के दावे पर रामदास अठावले का सबसे बड़ा बयान। बता दें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपना कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी। इस सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। वे राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद के उससे जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे, जिस बयान में लालू प्रसाद ने यह दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत कमजोर है और ये अगस्त महीने तक गिर जाएगी। रामदास अठावले ने कहा कि लालू प्रसाद आदरणीय नेता है, वे समाजवादी विचारधारा के नेता है, हमारे पास पूरा बहुमत है, हमारी सरकार नहीं गिरेगी। ये जरूर है कि चुनाव में हमारी सीटें कम आई है, लेकिन उसके भी अलग अलग कारण है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हमारी अपेक्षा थी कि और भी सीटें मिल सकती थी, लेकिन वहां संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर नुकसान हुआ है। जी हां दोस्तों, ऐसे में किन किन को लगता है दोस्तों कि मोदी सरकार पूरे के पूरे 5 साल अपने कार्यकाल पर कायम रहेगी, बताइएगा जरूर दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।